गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि आप सभी को जानकारी प्राप्त हो चुका है कि सक्षमता परीक्षा 23 जुलाई से 25 जुलाई के बीच 2 पालियों में लिया जाएगा और सक्षमता 4-5 एक साथ होगा, जिसका आवेदन 12 जुलाई से लिया जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो सक्षमता 1 और 2 में पूछे गए थे उन्हीं पे आधारित और तुक्का के साथ हम लोग 100% लड़ने वाला प्रश्न करेंगे। और इस वीडियो में मैं अब मास्टर क्लास ही सुबह और शाम में आपको दूंगा। इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जिसमें से 10 से 15 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम लड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो बनाने में समय लगता है और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाने में, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है कमला, शारदा, कोसी, गंगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोसी। और बात की जाए बिहार की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी जो बिहार को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, तो वो हो जाएगा गंगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे लंबी नदी है, अभी मैंने आपको बताया, तो 1 नंबर मानकर आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। नेक्स्ट है, गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर बिहार की राजधानी में स्थित है। 2 नंबर मानकर आप लोगों को जवाब देना है। बिहार का सबसे गर्म ज़िला गया, ठंडा की भी बात की जाए तो भी गया। जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो पटना। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला तो पश्चिमी चंपारण, और यहीं पे बिहार का राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? इसका भी उत्तर आप सभी को पता है। 3 नंबर मानकर आप लोग जवाब देंगे। मैं आगे बता दूं, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, 28 फरवरी विज्ञान दिवस, पर्यावरण नहीं विज्ञान दिवस सक्षमता में पूछा था, 22 मई जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सर्वाधिक है? भारत में देखा जाए तो जन घनत्व जो है बिहार का 1106 जो सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक चाय उद्योग है? अब देखिए, अब जो प्रश्न लूँगा वो सब सक्षमता में 1 में पूछा हुआ है। सक्षमता 2 के प्रश्न पत्र का हल करा चुका हूँ। प्लेलिस्ट का भी लिंक है, गणित बेसिक से एकदम सिखाता हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है सभी वीडियो का, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे हाय लिखकर मैसेज करेंगे तो मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। और एक रिक्वेस्ट है कि पीडीएफ में नहीं बनाता, इसलिए पीडीएफ का भरोसा छोड़ दीजिए, आप वीडियो देखिए। 100+ अंक करके आप आएंगे सीबीटी के माध्यम से, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। अगला प्रश्न, यहाँ चाय उद्योग, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर किशनगंज। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? प्रश्न अगर पूछे तब भी आप कहिएगा किशनगंज। बिहार के किस जिले का जो साक्षरता है सबसे कम है? तो कहिएगा पूर्णिया का। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो ये हंटर्स समिति का गठन किया गया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, श्री राम गोपालचारी,
लाला लाजपत राय, खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए यहाँ पे मैं आपको ट्रिक जो बोलता हूँ, ट्रिक कह रहा हूँ, जो तुक्का मारने के लिए मैं आपको बताऊंगा। ट्रिक तो गणित में बताऊंगा। देखिए पूरे ऑप्शन में देखिए लंबाई में सबसे बड़ा कौन सा ऑप्शन है, इंग्लिश हो चाहे हिंदी, तो ये सबसे लंबाई में बड़ा ऑप्शन है। मान लीजिए एग्जैक्ट उत्तर आपको नहीं पता है तो लंबाई में जो सबसे बड़ा उत्तर होगा उसके साथ आप जाइएगा। 60% चांस होता है कि आपका वो उत्तर सही हो जाएगा। कब? जब आपको एग्जैक्ट उत्तर पता नहीं रहे तब आप तुक्का लगाइएगा। अगर उत्तर पता है तो उत्तर के साथ जाइए। भारत में जीवमंडल रिजर्व की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 18 है। कितनी है? 18। दाचीग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है डैश है, वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभयारण्य, आरक्षित वन क्षेत्र। तो ये राष्ट्रीय उद्यान है दाचीग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? तो भारत का वह पड़ोसी देश जिसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है वो है, देखिए बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। ज़्यादातर चांस होता है कि जो लंबाई में बड़ा ऑप्शन होता है वो सही होता है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीयक कार्यों में लगी है, यानी सेकंड क्षेत्र में? तो 24.3% जो लोग हैं भारत के 2011 के जनगणना के अनुसार द्वितीयक कार्यों में लगे हैं। तो देखिए अब यहाँ तो उत्तर मैंने दिया 24.3, लेकिन आपको ऐसा तो ऑप्शन है नहीं। तो क्या कीजिए कि इसको 100 से भाग दे के देखिए। 2 जीरो है, 2 अंक डेसिमल यहाँ घसक जाएगा। क्यों? क्योंकि 24.3% को आप लोग ये प्रतिशत का चिन्ह हटा तो नीचे में 100 आ जाएगा। 2 जीरो है, दशमलव यहाँ घसक जाएगा, यानी 0.243 हो जाएगा, जो कि पहला ही ऑप्शन है। इनमें कौन सा उम्र समूह कार्यशील जनसंख्या है, जो कार्य करते हैं? तो 15 से जो 60 वर्ष की उम्र है ये कार्यशील जनसंख्या है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। अभी जब तक जनगणना नहीं होता है तब तक हम लोग कहेंगे दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, विधानसभा का नेता कौन होता है? तो विधानसभा का नेता मुख्यमंत्री होता है। और बात की जाए लोकसभा का नेता कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री। याद रखेंगे। लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ये प्रश्न भी पूछता है। राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार विशिष्ट शक्तियां प्राप्त हुई हैं? तो अनुच्छेद 242 या 249, इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है, आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, देख लीजिएगा। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, बचाव के लिए एक अधिनियम लागू हुआ और वो लागू हुआ था 1972 में। टाइगर रिजर्व जो बाघ संरक्षण अधिनियम वो भी पूछता है, 1973 में बना था। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? देखिए अस्थायी बात की जाए, अस्थायी की तो ये 5 हैं और अस्थायी की बात की जाए तो ये 10 हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10। अगला प्रश्न है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? तो ये अंग्रेजी भाषा से संबंधित था। मराठा और केसरी के संपादक कौन थे आप लोगों को बताना है। बाल गंगाधर तिलक। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। भूटान की राजधानी कौन है?
काठमांडू, ढाका, थिम्पू, रंगून। तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। ढाका है बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश ये भी पूछा जा सकता है। काठमांडू है नेपाल का राजधानी, नेपाल का। चलिए आगे देखते हैं। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो ये नेपाल और तिब्बत के सीमा पर स्थित है। यानी विश्व की सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में स्थित है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है? तो ये पटना का जो हवाई अड्डा है उसी का नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो जब आप चिड़ियाघर आए होंगे कभी तो देखे होंगे, उसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान, जो कि पटना में स्थित है। या आप परीक्षा देने आएंगे, एग्ज़ाम देने, तो ज़रूर घूम के जाइएगा। एक दिन पहले आइए या फिर आइए एग्ज़ाम दीजिए और उस अगले दिन घूमिए तब जाइए। पटना में घूमने के लिए काफ़ी अच्छा जगह है। और तैयारी भी आप मन से अब शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम का डेट आपका नहीं बढ़ेगा। और 15 जुलाई के बाद या 10 जुलाई के बाद, 15 जुलाई के बाद ही आपको एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वो एडमिट कार्ड अपलोड कर लेंगे। पटना में किस क्षेत्र में आपका एग्ज़ाम है। अगर आपको दिक्कत होता है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे संपर्क कर सकते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की म्यांमार के साथ साझा सीमा नहीं है? वाह रे प्रश्न वाह, किस तरह से बनाया गया। ये कहना चाहता है कि म्यांमार के साथ भारत का कौन सा राज्य अपना सीमा साझा नहीं करता है? तो नागालैंड करता है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम करता है, असम जो है नहीं करता है। आप मैप से देख सकते हैं। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो शारदा नदी जो है, देखिए बड़ा ऑप्शन, सही ऑप्शन, भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। एक गणित का भी प्रश्न इसमें है। मुझे मन था कि 10-15 गणित इसी में करूं, लेकिन गणित का अलग से मैं आपको प्रश्न कराऊंगा। शाम का जो वीडियो होगा वो गणित का ही होगा। और अभी मैं बता दूं, प्रत्येक दिन सुबह 9:30 पर आपको एक वीडियो मिलेगा और शाम को 7:30 या 8 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगा। आप लोग इस समय का इंतज़ार करते रहें और वीडियो देखते रहें। पुराना वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। चलिए, ये दिया है तो कर ही लेते हैं। एक दुकान ने अपनी कीमतों में 10% की कमी की। एक सामान की नई कीमत क्या है जो पहले 500 में बेची जाती थी? तो 10% की कमी की, इसका मतलब वो 90% तो आपसे लेगा। तो 90/100, 9×5 = 45, 450 हो जाएगी। उत्तर क्या हो जाएगा? 450। अब आप कहेंगे कि सर 10% की कमी की तो आप 90 क्यों लिखे? तो एक बात बताइए, कोई भी चीज़ 100% पे होता है और वो 10% छोड़ रहा है, तो आपसे 90% तो ले ही रहा है ना। तो यानी अब कीमत कितनी हो जाएगी? तो डायरेक्ट निकाल लीजिए, गुना कर लीजिए, 9×5 = 45, एगो जीरो लगा दीजिए। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? तो प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, गतिविधि आधारित अधिगम, समस्या समाधान विधि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गतिविधि आधारित अधिगम। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाए, नहीं, इसका सही जवाब होगा समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। और देखिए, ये बाल विकास का प्रश्न है। इससे पहले बाल विकास का बहुत सारा प्रश्न कराया हूँ इसके पहले वीडियो में। आप उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देखिए। आपको इस चैनल पे काफ़ी मज़ा आएगा। विश्वास भी मैं दिला रहा हूँ
कि अगर इस चैनल पे आप 10 से 15 दिन पढ़ लेते हैं तो आपके स्कोर में 100 तो छोड़िए 120 प्लस भी करके आएंगे। हम उन जानवरों को क्या कहते हैं जो ज़मीन और पानी दोनों पर रहने में सक्षम है? तो उसे उभयचर कहा जाता है, एम्फीबियंस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जल प्रदूषण के लिए व्यवसाय और उद्योग जिम्मेदार है। ग्रीष्म ऋतु में जल का प्रवाह बढ़ जाता है। गंदे पानी में तैरना स्वास्थ्यवर्धक है। पृथ्वी पर 28% पानी पीने के लिए उपलब्ध है। नहीं, ये सब गलत है। और जो बड़ा ऑप्शन है, जल प्रदूषण के लिए व्यवसाय और उद्योग जिम्मेदार हैं, बिल्कुल सही है। हैजा, टाइफाइड और पीलिया रोग डैश के प्रदूषण के कारण होते हैं? पानी के प्रदूषण के कारण होते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको प्रतिदिन 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। श्रीनगर के कुछ पुराने घरों में एक विशेष खिड़की होती है जो दीवार से निकलती है, जिसे कहा जाता है, देखिए ये सीटेट में प्रश्न खूब पूछा जाता है, तो इसे कहा जाता है डब। और देख लीजिए ये सारे प्रश्न आपके जो बिहार स्पेशल टीचर और बिहार लिपिक परीक्षा उसमें भी प्रश्न बनेगा। यहाँ से आप जुड़िए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सारी परेशानी इस पे दूर हो जाएगी और कहीं से आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, आलू, अनाज, सेम, दालें और जई डैश से समृद्ध हैं? तो जब आलू आ गया तो समझ जाइए कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध है। और कार्बोहाइड्रेट वह पोषक पदार्थ है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। अगला प्रश्न है, पानी हमारे शरीर के कामकाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह डैश है, यह बड़ी संख्या में पदार्थ को घोलता है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए अभी तक तुक्का में कितना आपका ऑप्शन सही जा रहा है। जब आपको उत्तर पता ना हो तो यहीं दिमाग लगाइएगा। और आगे भी बहुत सारा तुक्का है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले क्या बोला हूँ, पहले तैयारी, और जब एग्ज़ाम का समय आ जाएगा 2-4 दिन रहेगा तब तुक्का। वे प्राथमिक उपभोक्ता हैं, तो इंसान और भालू जो हैं, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं। जीवित जीवों के सांस लेने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो इसे श्वसन कहा जाता है। पौधे अपना भोजन जिस विधि से बनाते हैं उन्हें प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और हम लोग जो मल त्याग करते हैं, चाहे कोई भी सजीव पदार्थ मल मूत्र त्याग करता है, उसे उत्सर्जन कहा जाता है। किस वर्ष वजन और माप के सामान्य सम्मेलन द्वारा एसआई प्रणाली की सिफारिश की गई थी, सिंपल यूनिट की? तो ये 1960 में की गई थी। डैश एक सुरक्षा तार है जो हमें बिजली के झटके और बिजली के आग से बचाते हैं। तो ये हो जाएगा अर्थ वायर या ज़मीन से जुड़ा हुआ तार। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो मैं बता दूं, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था और इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। कांग्रेस विभाजन कब हुआ था? 1907 में। और मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1908 में। सबसे कम उम्र में खुदीराम बोस को फांसी इसी कांड के वजह से दिया गया था। तो एक बार और रिकॉल कर लीजिए, बंगाल विभाजन 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, कांग्रेस विभाजन 1907, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908। चलिए इस प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे 4 नंबर मानकर। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में हुई थी। चंपारण आंदोलन
चंपारण आंदोलन कब? तो 1917 में। 1914 में प्रथम वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, विश्व युद्ध, याद रखेंगे। 1915 में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 5 नंबर मानकर आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1920 में हुआ था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 में। और स्वराज्य दल की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1923 में। काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी ट्रेन एक्शन जो है इसका नाम अब रखा गया है, जो कि 1925 में हुआ था। बिहार से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 6 नंबर मानकर आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, वीर कुंवर सिंह, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1885 में हुई थी, 28 दिसंबर। डेट के साथ भी पूछ लेता है। 1885 एओ ह्यूम के द्वारा। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, वेमेश चंद्र बनर्जी। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो ये विशाख दत्त हैं। कलहन राजतरंगिणी के लेखक हैं। चाणक्य, विष्णुगुप्त जिसे आप कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं, ये अर्थशास्त्र के लेखक हैं। मेघदूत के लेखक, चलिए आगे देखते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। और गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। शत्रु विनाशक यानी अमित्रघात बिंदुसार को कहा जाता था। प्रियदर्शी यानी देवताओं का प्रिय अशोक को कहा जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये श्रीगुप्त था। और गुप्त वंश का ही राजा कुमार गुप्त ने जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कराई थी। तो ये था आप लोगों के लिए मास्टर क्लास जीके का, जो कि सक्षमता 3 में यहाँ से 15 से 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये मेरा वादा है। आप इसको 1 से 2 बार देख जाइए। और साथ ही साथ जो भी चीज़ें आप मास्टर क्लास में आपको मिलेगा, इसके पहले आप अगर वीडियो नहीं भी देखे हैं, कोई प्लेलिस्ट नहीं भी मिला है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे हाय लिखकर भेजेंगे। मैं लिंक आपको सेंड कर दूंगा। और अभी से ही 10 से 12 दिन आप स्टडी कर लीजिए। उसके बाद देखिए, केवल परीक्षा के लिए हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। और साथ ही साथ केवल सक्षमता ही नहीं, बिहार में किसी भी प्रकार के शिक्षक की बहाली होती है, सीटेट या अन्य राज्यों में, तो मैं इस चैनल से उस परीक्षा की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ला करके जो एग्ज़ाम में टच करता है। तो आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।